हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशराज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा यूपी टेट 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अब की बार यूपी टेट पर सीधा प्रहार करना। और इस बैच में हम ऑलरेडी आपके साथ सीडीपी, ईवीएस, हिंदी और मैथमेटिक्स की सीरीज़ आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आपको बहुत ही जल्दी इंग्लिश और हमारा जो सेकंड पेपर होता है जूनियर लेवल का, उसकी भी सीरीज़ आपको बहुत ही जल्दी आने वाले दिनों में मिलने लग जाएँगी। तो आज का जो वीडियो है, ये हमारा हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो टॉपिक है हमारा समाज, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, वो प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है यूपी टेट में। और ये यूपी टेट के एग्ज़ाम में ही नहीं, आप जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स देंगे, सीटेट का अगर आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे आपको डीएसएसबी, सुपर टेट के जो भी एग्ज़ाम देने हैं या केवीएस का भी एग्ज़ाम देना है, उसमें भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये जो समास है, जो आज हम इसमें करा देंगे आपको, उसी में से ही पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप कर पाएँगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये जो टॉपिक है प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों में ही पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स उठाकर देखेंगे यूपी टेट के, चाहे सीटेट के भी देखेंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के देखेंगे, टीचिंग एग्ज़ाम्स के, वहाँ पर ये पूछा जाता है। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि जो हिंदी है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, चाहे प्राइमरी लेवल की बात कर ली जाए, चाहे जूनियर लेवल की, तो दोनों में ही 30-30 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पूरे ही एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का ये टॉपिक, किस तरीके से महत्वपूर्ण है, पढ़ते हैं और करते हैं यूपी टेट पर प्रहार की तैयारी। तो पहले हम देख लेते हैं कि समास होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि समास जानने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो थोड़ा समझने में आसानी होती है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि या क्रिया को समास बोला जाता है। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग-अलग कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह बोला जाता है। तो जो एक पूरा पद है, उसको समस्त पद बोला जाएगा, और जब इनको अलग-अलग किया जाएगा, तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह की प्रक्रिया बोला जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। समासिक शब्द क्या होते हैं? समास के नियमों से निर्मित जो शब्द होते हैं, वो समासिक शब्द कहलाते हैं। या फिर इसको हम समस्त पद भी कह सकते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। देखिए कैसे? जैसे अगर हम बोले रसोई घर के लिए, तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे ये विभक्ति चिन्ह इसको बोला जाएगा। जब हम इसका समास बना देंगे या समस्त पद बना देंगे, तो वो रसोई घर हो जाएगा। ठीक है? जैसे हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, तो ये हमारा समस्त पद है और ये हमारा समास विग्रह है। ठीक है? नील और कमल, नील कमल, तो यहाँ पे और जो है हमारा विभक्ति चिन्ह है, और नील कमल जब बन जाता है, तो वो समस्त पद कहलाता है। राजा का पुत्र इसी तरीके से, तो राजपुत्र, तो इसमें का जो है वो विभक्ति चिन्ह है, और राजपुत्र हमारा समस्त पद बन जाता है इसको हटाने के बाद। आगे देखते हैं। हाँ, आपको बोलना चाहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा जॉइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको ये प्रहार बैच जो है, इसके स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, या महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये जो लिंक है हमने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल यूज़ नहीं करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, आप उसे भी जॉइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉइन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या योग को समास कहते हैं। इस प्रकार एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। जो ये हमारा आगे था, ये उसी का ही कंटिन्यू है। रसोई घर, देशवासी या चौराहा आदि। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा हो गया कि समास क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। तो आगे देखते हैं अभी क्या है। हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, यानी कि 6 प्रकार के समास होते हैं। तो देखते हैं कौन-कौन से हैं वो समास। तो हमारा क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है, और बहुब्रीहि समास होता है। तो इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक-एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, क्योंकि अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आएँगे आपके। देखिए,
पहला देखते हैं अव्ययभाव समास क्या होता है। तो इस समास में, 1 मिनट, इस समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है और यही प्रधान होता है। तो मतलब जो इसमें पहला पद या फिर पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। ठीक है? तो इसके पहले हम उदाहरण देख लेते हैं क्या है, जिससे आपको थोड़ा समझ आए, फिर आपको और भी बताएँगे इसके बारे में। एकदम ध्यान से देखिएगा, जिससे आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे और समास आपका पूरा का पूरा रेडी हो जाए आज का वीडियो देखने के बाद। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं या तो आप हमें पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है? तो देखते हैं इसके क्या उदाहरण हैं। भर पेट यानी कि पेट भर कर। तो इसमें हमारा क्या है? पहला पद प्रधान है। ठीक है? यथा योग्य, और इसमें जो है हमारा पहला पद अव्यय भी है। वो अव्यय क्या होता है अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन, आजन्म, जन्म भर। आगे देखते हैं, आजीवन, जीवन भर या जीवन पर्यंत। तो जो पहला पद है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा पूरा समस्त पद है उसके पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है? आमरण, मरण तक यानी कि पर्यंत, बीचों बीच, बीच ही बीच में, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। और आपको ये बता दें, इसकी अगर आपको पहचान करना हो एग्जाम में, वैसे अभी आप सारे समास पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पहचान बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि लास्ट तक ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे हो जाएगी। फिर भी आपको बता दें इसकी पहचान क्या होती है। पहला पद देखिए, आपको इस तरीके से दिखेगा, आ दिखेगा, प्रति दिखेगा, यथा दिखेगा। ठीक है? इस तरीके के आपको वर्ड्स दिखेंगे, भर दिखेगा, हर दिखेगा। ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनको पहले लगने से पूरा वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, यानी कि पूर्व पद प्रधान होगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए, तो आपको पूरी पहचान हो जाएगी कि ये हमारा अव्ययभाव समास है। तो अव्यय क्या होता है ये देखते हैं जरा। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। अब देखिए, उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण वो परिवर्तित नहीं होते हैं। मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। अव्यय का रूपांतरण नहीं हो सकता है, इसी कारण इसे अविकारी कहते हैं। अब देखिए जरा, इस बात से अव्यय और पूर्व पद प्रधान की बात से हम इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है? अब भरपेट में ये हमारा समझ आ गया। अभी अव्यय हमने जो बताया प्रति में, ये कभी चेंज नहीं होगा। आप इसको वचन, लिंग और जो क्या कहते हैं इसके काल के हिसाब से अगर आप इसको चेंज करना चाहें, ये वर्ड कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये थोड़ा-सा आपको इस चीज़ की पहचान करनी होगी। देखिए, इसमें यथा में आप कभी कोई इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये अविकारी शब्द है, तो इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं। और जब आप पूरे समास अभी पढ़ लेंगे, तो आपको उस तरीके से भी पूरी की पूरी पहचान हो जाएगी कि भई क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? आगे देखते हैं, आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और यूपी टेट पर सीधा प्रहार करके आइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो अभी लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर, या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, ये जो समास है तत्पुरुष समास जो हमने बताया, इसका प्रकार, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इससे बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर देखेंगे एग्जाम्स में, तो सबसे ज़्यादा इसी समास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो क्यों, अभी आपको पता चलेगा कि क्यों पूछे जाते हैं। इस समास में प्रथम पद गौड़ होता है तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। तो मेन जो इसमें जो इसका रोल होता है द्वितीय पद का होता है। ठीक है? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं उससे रिलेट करके ही आपको सारे समास पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा समास होता है, अब आप देखिए, इसीलिए हमने बोला कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके कई सारे टाइप होते हैं, और मोस्टली आपको इसी से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो सभी से देखने के लिए मिल सकते हैं, बाकी ये हमारा एक मतलब एक्सपीरियंस है जो हमने एग्जाम्स में देखा है, वो आपको बोल रहे हैं। आगे देखते हैं, कर्म तत्पुरुष जो होता है,
इसमें को परसर्ग विभक्ति कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें जो होगा कोई भी वर्ड होगा उसमें को का आपको लोप दिखेगा, मतलब आपको लगेगा कि इसमें को आना चाहिए। वो कैसे, वो आप पहचान कीजिए। देखिए अब ये सारे वर्ड्स देखेंगे और इसके बाद भी आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे। आप एकदम ध्यान से देखिएगा और यूपी टेट पर सीधा प्रहार करके आइएगा और खूब मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत जो होती है वही आपको सफलता प्रदान करती है। देखिए देखते हैं समस्त पद क्या है और विग्रह क्या है, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। बस चालक यानी कि बस को चलाने वाला, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। ठीक है, अब देखिए तो सभी में आपको क्या आया, को का लोप आया, तो ये हमारा कर्म तत्पुरुष हुआ। अभी ये जब सारे टाइप पढ़ा देंगे तो इसका भी अभी एक चीज बतानी है, तो एकदम ध्यान से देखते रहिए और यूपी टेट पर प्रहार की तैयारी करते रहिए। तो आपको समझ आ गया होगा। अव्यय भाव को देख लीजिए एक बार ऊपर, क्योंकि साथ के साथ अंतर करते चलिए। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको को का लोप या फिर तत्पुरुष के अभी जो टाइप होंगे उनका लोप नहीं दिखा होगा। ठीक है, या फिर आपको पहला पद जो होगा वो अव्यय नहीं, मतलब उसमें कर्म तत्पुरुष में नहीं दिखा होगा, इसमें पहले पद अव्यय होते हैं। तो जब भी अभी आप रिवीजन करेंगे फिर से देखेंगे तो थोड़ा पॉज करके थोड़ा पीछे जाके फिर इस तरीके से अपना अभी ही कंफ्यूजन दूर करते चलें, जो आगे के लिए आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं करण तत्पुरुष क्या होता है। इसमें से या द्वारा का परसर्ग का लोप होता है। कैसे, अब आगे देखते हैं कैसे होता है वो। समस्त पद देखिए, जैसे मद आंध यानी कि मद से अंध। ठीक है, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। ठीक, हस्तलिखित, हाथ से लिखित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। तो इस तरीके से इसमें देखिए सभी में से का लोप आया। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा और आपको लगेगा कि भाई इसमें तत्पुरुष समास है, और फिर आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा समास है, क्योंकि क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है कि तत्पुरुष है और बाकी और टाइप दे दिए, या फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा तत्पुरुष है, इसमें कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, या जितने भी टाइप है ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर उसमें आपको टाइप बताना होगा। तो जब जिसमें से का लोप आ जाएगा उसमें आप करण तत्पुरुष पे टिक करेंगे। तो आपको थोड़ा सा मीनिंग निकालना होगा। वो आपको कैसे प्रैक्टिस होगी, अभी आपको आपके लिए इसकी क्वेश्चन सीरीज लाई जाएगी जिसमें आपको सारे के सारे पहचान करनी और ज्यादा बताई जाएगी, फिर आपको पूरे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है। इसमें किसका लोप होता है, को और के लिए के परसर्ग का लोप होता है। देखते हैं कैसे, जैसे हथकड़ी है, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, परीक्षा भवन है, परीक्षा के लिए भवन। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से विग्रह करेंगे और किस तरीके से पहचान करेंगे चीजों की। तो वो वर्ड की जब आपको पहचान हो जाएगी तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं करके आएंगे। अभी आप समझ लीजिए क्वेश्चंस हम आपके लिए सीरीज लेकर आएंगे, आपके साथ उसको टेलीग्राम पर पोस्ट भी करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पोस्ट करेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है। तो आपको समझ आया होगा कि संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, या फिर तत्पुरुष समास का जो टाइप है संप्रदान तत्पुरुष वो क्या होता है। आगे देखते हैं। अब इसमें चौथा टाइप आ गया इसका, आपादान तत्पुरुष। इसमें हमेशा अलग होने का भाव होता है। ठीक है, जैसे कैसे देखते हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया, मतलब देखो कोई पथ है और मतलब सही रास्ते से इंसान भ्रष्ट हो गया, मतलब उस दूसरे रास्ते पर चलने लगा है, तो इसमें अलग होने का भाव आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी पहचान करना सीखे। बाकी अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो ये आपको एकदम रिवीजन हो रहा होगा अच्छे तरीके से। अगर आप मतलब आपको पहले से इसका कंफ्यूजन था तो अब आप इसको ढंग से पढ़िए, फिर क्वेश्चंस कराएंगे, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। जैसे
ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त हो गया, मतलब अलग हो गया ऋण से इंसान। जन्मांध, तो जन्म से अंधा है अगर कोई, तो मतलब उसकी रोशनी नहीं है, वो उससे क्या है, अलग है, मतलब उससे, मतलब वो देख नहीं सकता है, देखने से अलग है, मतलब समझ रहे होंगे आपको क्या कहना चाह रहे हैं। भयभीत, तो भयभीत यानी कि भय से भीत, तो ये क्या है, जब तो आप किसी चीज से डर रहे हो तो इसमें से का भाव आ रहा है और अलग होने का भी भाव आ रहा है। कैसे, जब आप किसी चीज से डरते हो तो आप उससे क्या होते हो, दूर भागते हो। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा ऐसे भी समझना होगा, इस तरीके की क्वेश्चन सीरीज आ जाएगी तो आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए सकता है आपके लिए उदाहरण इसमें दिए गए हैं। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अभी शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जो भी टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और यूपी टेट पर सीधा प्रहार करके आइएगा इस बार ही। आगे देखते हैं। संबंध तत्पुरुष, तो इसमें देखते हैं, इसमें का, की, के और रा, री, रे परसर्ग का लोप हो जाता है। वो कैसे हो जाता है जरा देखिए। समस्त पद देखिए, इसमें क्या है, घुड़ दौड़, तो घोड़ों की दौड़, तो इसमें की का आपको लोप हो गया। अब पूंजीपति यानी कि पूंजी का पति, ठीक है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। प्रजापति यानी कि प्रजा का पति। तो इसमें इसी तरीके से आपको परसर्ग देखने के लिए मिलेंगे, का, की, के, रा, री, रे परसर्ग। इसमें आपको जब आप उसका मीनिंग निकालेंगे तो आपको उसका भाव आएगा और आपको समझ आ जाएगा कि भाई इसमें संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो इसी तरीके से इसको समझते चलिए, और आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को। फर्स्ट कमेंट में जाकर आपको वहीं से लिंक दिया गया है, डायरेक्ट वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अधिकरण तत्पुरुष, ये हमेशा इसमें विभक्ति में या पर का लोप होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं तभी समझ आएगा। जैसे शरणागत, तो शरण में आगत, ठीक है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। जलमग्न, जल में मग्न। नीति निपुण, नीति में निपुण। तो इसमें आपको में या पर का लोप हो रहा है जब आप उस वर्ड का आप मीनिंग कर रहे हैं या फिर समास विग्रह कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जब एक एक समास को अच्छे से पढ़ते जाएंगे तो आपको सारे कंफ्यूजन्स दूर होते जाएंगे, बट आपको थोड़े से क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे जो कि आगे आने वाली सीरीज में आएंगे। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, आगे अब ये चीज थोड़ा सा आप लर्न कर लीजिए अच्छे तरीके से जो यहाँ पर दी गई है। देखिए, इसमें क्या है, ये कारक और कारक चिन्ह है। आपको आप सारे याद कर लीजिए क्योंकि कारक चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको आगे भी आएंगे, बट इसमें अगर आप समास के हिसाब से करना चाहते हैं तो आपको 6 ही याद करने की जरूरत है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो आप इतना सा ही क्या याद करेंगे, आप पूरा याद कीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ठीक है, क्योंकि अपादान में अलग होने का भी भाव आता है जो अभी हमने पढ़ाया था। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, नी। अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे, ओ। ये आप पूरा टेबल है, इसको पूरा याद कर लीजिए। जब आप इस पूरे टेबल को लर्न कर लेंगे तो आपका तत्पुरुष समास जो होगा कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे उनके नामों में। देखिए, जब कर्म कारक की बात आएगी, अगर आपको ये याद होगा तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा माइंड में कि कर्म कारक में को का लोप आता है। ठीक है, ये कारक जो है इस वर्ड को यहाँ से हटा दीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, और अलग होने वाला भाव आपको पहले बता दिया है तो वो चीज अपने माइंड में रखिए। ठीक है, संबंध का, के, की, रा, रे, री। तो इसको 2-4 बार पढ़ेंगे, एकदम लर्न हो जाएगी। आगे के लिए आपके कारक और कारक चिन्ह भी रेडी हो जाएंगे और आपका जो तत्पुरुष समास है वो पूरा का पूरा ये 6 जो कारक चिन्ह होते हैं इन पे बेस होता है। देखिए इन पर, तो इसको पूरा लर्न कर लीजिए एकदम से। कभी भी तत्पुरुष समास में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कोई भी अपादान कारक का क्वेश्चन आ गया आपके सामने तो आपको क्या होगा, अपादान से और अलग होने वाला बोध आता है आपको या भाव आता है उसमें, तो बस इस चीज को
आप ध्यान कर लेंगे। जैसे धन से धनहीन की बात कर लो। देखिए, अगर कोई आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, धनहीन बोल दिया जाए, पूछा जाए कि भाई इसमें कौन-सा आपका समास है, तो आप इसका मीनिंग निकालेंगे, धन से हीन। तो अब आपको क्या हो गया, तो धन से हीन यानी कि धन से अलग हो रहा है और से का लोप भी आ रहा है, तो अपादान कारक हो गया। ठीक है? अब आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट, द्विगु समास। द्विगु समास की बात कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इजी होता है। इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेष पद उसका विशेष्य होता है, तो इसकी पहचान तो बहुत ज्यादा आसान, होती है। देखिए, समस्त पद क्या है, चौराहा, यानी कि 4 राहों का समूह, समाहार या समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेदियों का समाहार। तो बिल्कुल आपको इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। जिसमें भी आपको क्या दिखे, आपको संख्यावाचक दिखे शब्द जो पहला, जिससे आपको संख्या का जो भाव आए, तो उसमें आपका द्विगु समास होता है। ये बहुत ज्यादा आसान होता है। ये बहुत ज़्यादा आसान होता है इसको पहचानना, बट अभी आगे वीडियो में देखिएगा, थोड़ी-सी कुछ और भी बातें हैं, तो वो आपको अभी देखेंगे तो समझ आएगी। आगे देखते हैं क्या है। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा और या अथवा आदि शब्दों का लोप होता है इसमें। कैसे? देखते हैं, ये भी इजी होता है वैसे काफी। जो द्वंद्व और द्विगु समास होते हैं, ये बहुत ज्यादा आसान होते हैं पहचानना। फिर आपको इन दो की पहचान हो जाती है, फिर तत्पुरुष समास आप कारक चिन्ह से पहचान कर लेते हैं, और फिर आपका कर्मधारय बहुब्रीहि अभी आपको समझाएंगे। और अव्ययभाव समास का आपको समझ आ गया होगा, पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पहचान करते चलिए, एकदम माइंड में बनाते चलिए कि कभी भूले ना चीजों को। तो देखिए, आय व्यय, आय और व्यय, ठीक है। माता पिता दोनों ही पद प्रधान है इसमें, माता और पिता। भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन। अन्न जल, अन्न और जल। तो इसमें आपको देखने से पता चलेगा कि इन जो हमारा समास है ये वाला, तो इसमें दोनों ही पद जो हैं क्या है, वो हमारे प्रधान है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो द्विगु और द्वंद्व समास में तो कोई कंफ्यूजन कभी होना ही नहीं चाहिए। आगे देखते हैं क्या है, कर्मधारय समास। तो जो हमारा कर्मधारय समास होता है, विशेषण का संबंध होता है, इसमें प्रथम यानी कि पूर्व पद गुणवाचक होता है। देखते हैं इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, उनसे आपको समझ आ जाएगा। महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। तो इस तरीके से जो है ये हमारा कर्मधारय समास है। तो इसमें जब हम विग्रह करेंगे, दोनों पद के मध्य में है और जो के समान, जो मतलब जब विग्रह करेंगे वो शब्द उसमें जरूर आएगा, है जो समान। इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि महात्मा महान है जो आत्मा। ठीक है। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल। तो इस तरीके से आपको कर्मधारय समास पता चल गया। बट अभी अभी जब हम बहुब्रीहि समास पे मूव करेंगे, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कभी कभी कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास एक जैसा ही लगता है, बट कभी कभी एक ही होता है। वो चीज भी हम समझाएंगे, वो कैसे होता है आगे अभी आपको पता चलेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आप बहुब्रीहि समास को समझना है। देखिए, परिभाषा से तो उतना ज़्यादा समझ नहीं आती हैं चीज़ें, मेन समझ आती है हमारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं और क्वेश्चंस जो होते हैं, और जब हम अंतर करना सीखते हैं तब। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बिल्कुल ध्यान रखिए, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करता है और तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब इसमें जो एक कोई भी वर्ड होगा, वो किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा होगा। वो कैसे, जरा ये देखते हैं। जैसे कि समस्त पद और विग्रह। तो अब देखिए, दशानन, दश है आनन मुख जिसके, अर्थात रावण। तो अभी आप बोलेंगे कि भाई इसमें तो 10 दिख रहा है, इसमें द्विगु समास क्यों नहीं है, वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान से आप देखते जाइए। चतुर्भुज,
चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। तो अभी इसमें भी आप बोलेंगे कि इसमें भी चार दिख रहा है, इसमें तो द्विगु समास होना चाहिए। ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर पेट जिसका अर्थात गणेश। ठीक है। अब देखिए चक्रपाणी, चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो इस तरीके से आपको समझ आया। आपको अभी कर्मधारय जो समझ पढ़ा और बहुब्रीहि जो पढ़ा उसमें कुछ कुछ समानताएं दिख रही होंगी, कुछ कुछ द्विगु के लिए भी आपको समानताएं दिख रही होंगी। आप कहेंगे कि इसमें तो हमें वो लग रहा है, अब हम एग्जाम में पहचान कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत होगी आपको। तो देखते हैं। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि बहुब्रीहि में जो होता है वो किसी आपको तीसरे इंसान की तरफ या तीसरी कोई चीज होती है उसकी तरफ आपके लिए इशारा होता है। ठीक है। अब आगे देखिए इनका अंतर कैसे करते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा समझिए। बहुब्रीहि समास में विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द पाए जाते हैं, अर्थात विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप हो जाता है। ये तो आपको वैसे अभी पहले समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, थोड़ा अंतर करना सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि इनका आपस में रिलेशन कभी कभी बन जाता है, वो देखते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पे समझते हैं जो हम आपको बोल रहे हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, वो क्या है? कर्मधारय समास। अब नीलकंठ, अगर हमारे क्वेश्चन में इसकी बात हो रही है, शिव जी की बात हो रही है, नीलकंठ, तो वो बहुब्रीहि समास होगा। पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास अगर इस तरीके से बात हो रही है। और पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास की बात हो रही है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ कम आया होगा जितना लग रहा है मुझे। अब आप इसको समझिए। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया नीलकंठ, आपको पूछा गया कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिया होगा कि कर्मधारय है, तत्पुरुष है, या फिर जो भी द्वंद्व समास है या द्विगु समास है, ठीक है, तो आपको कर्मधारय पे टिक करके आना है। ठीक। अगर आपको दिया गया बहुब्रीहि समास है और कर्मधारय नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो आप बहुब्रीहि समास पे टिक करके आएंगे। एक तो इसकी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन आने की। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि कोई आपको वाक्य दे दिया जाए, जैसे कोई आपको मान लीजिए पैराग्राफ दे दिया और उसमें से आपको कोई वाक्य दे दिया, या कोई भी वाक्य वैसे भी दे सकते हैं। अब उसमें आपको देखना होगा कि भाई इसमें किसकी तरफ इशारा कर रहा है। देखिए जैसे पीतांबर क्यों ही लेते हैं, तो जैसे पीतांबर ही दे दिया, फिर कर्मधारय दे दिया, बाकी और अदर दे दिए बहुब्रीहि के अलावा, तो आप आराम से लगा सकते हैं। मेन पहचान करने की कहाँ पे जरूरत होती है? जहाँ पे आपको वाक्य दिया जाता है और फिर उसमें आपको उसका भाव पहचानना होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपको समझ आया होगा। फिर आगे देखते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कर्मधारय समास में देखिए, कर्मधारय समास में समस्त पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष। तो नीला है जो अंबर, कर्मधारय समास होगा। पंचवटी, पांच वटों का समाहार होगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी पहचान रखनी है, मीनिंग निकाल के, और वही जो चीज आपको बताई ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और अगर कोई वाक्य दिया है उसमें किसकी तरफ इशारा किया गया है तो उससे आप लगाएंगे। वैसे इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं चीजें। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य, अभी आपको बताया, जबकि बहुब्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसको समझ के एकदम अच्छे से। तो समस्त पद क्या है? इसमें त्रिनेत्र है, तीन नेत्रों का समूह। तो इसमें क्या हुआ? द्विगु समास हुआ। और त्रिनेत्र,
3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात बहुब्रीहि यानी कि शिव जी की बात हो रही है। तो आपको इसी तरीके से समझना है। देखिए, त्रिनेत्र में द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। मतलब एक चीज में 2 समास हो सकते हैं कि कोई दूसरा समास भी हो और जो हम समझ रहे हैं वो भी हो। तो बस आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग या फिर जो आपको हो सकता है जब आपके एग्जाम में त्रिनेत्र आए, ठीक है, और उसमें शिव जी की पर्टिकुलरली बात की गई हो इनडायरेक्टली वे में, और आपको दोनों ही ऑप्शन दिए जाएं, दिगु और बहुब्रीहि, तो फिर आप दिगु पे टिक नहीं लगाएंगे, फिर बहुब्रीहि पे टिकट लगाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसे ही ऑप्शन में दिया जाएगा। तो बस इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझते जाइए। जैसे चतुर्भुज की बात कर ली, 4 हैं भुजाएं जिनकी, वो है विष्णु। तो अब एक हमारा ये वाला चतुर्भुज होता है, ठीक है, या ये होता है, ठीक। तो अब अगर क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, तो उसमें आपको थोड़ी पहचान करनी होगी कि भाई किस बारे में बात की जा रही है। तो फिर आपको, और अगर आपको दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, दिगु और बहुब्रीहि, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे जिससे आपका भाव आ रहा होगा उस क्वेश्चन से। तो आपको थोड़ा समझ आया होगा कि क्यों भाई ये अंतर करना जरूरी है, कौन से समास क्या होते हैं। अभी तो क्वेश्चन कराएंगे, जैसा कि बार बार बोल रहे हैं आपको, तो आपके बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। पर इस वीडियो को ध्यान से समझते चलिएगा एकदम, जो कि आगे के लिए भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन ले लिए हैं, और जैसे दशानन है, 10 आननों का समूह, यानी कि क्या है, रावण होता है, ठीक है। अगर रावण की लोक की बात की जाए, अगर रावण का भाव आ रहा हो उस क्वेश्चन में, और आपको दिगु और बहुब्रीहि दोनों दिया हो, तो आप क्या करेंगे, फिर बहुब्रीहि पे टिकट लगाएंगे। अगर इस तरीके से दिया हो दशानन और रावण की तरफ आपका सॉरी, और रावण की तरफ आपका इशारा ना हो या उसका भाव ना आ रहा हो, तो फिर आप उसमें दिगु समास पर टिक करेंगे। तो ये थोड़ी पहचान की बात होती है। इसी तरीके से पंचवटी का मीनिंग क्या होता है, 5 वटों का समाहार हो अगर मीनिंग, तो दिगु समास होगा। और पंचवटी एक वो जगह भी है जहां पर भगवान राम वनवास के लिए गए थे, वहां पर रहे थे। तो आपको क्वेश्चन से समझना होगा कि भाई ये क्वेश्चन किसकी तरफ इशारा कर रहा है। अगर ऑप्शन में दिगु और बहुब्रीहि, मगर अगर वैसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको थोड़ा समझना ही पड़ेगा, और उसमें दिगु दिगु और बहुब्रीहि दोनों ही ऑप्शंस दिए होंगे, और हो सकता है कि आपको इनमें से कोई नहीं भी दे दे ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए। बाकी ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आता है। हम आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका समाज का कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा वीडियो, जिसमें हमने सारे के सारे समास आपके साथ डिस्कस किए। आशा करते हैं कि आपको समझ आए होंगे, सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो गए होंगे, आगे के लिए आपको तैयार हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इनमें से। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, और यूपी टेट पर सीधा प्रहार करके आइए दोस्तों। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, क्योंकि हमें तो एक दूसरे की हेल्प करनी है, अपने टारगेट को अचीव करना है और शिक्षक बनना है, और एक बहुत ही अच्छा शिक्षक बनकर हमारे देश के भविष्य की नींव जो है वो बहुत मजबूत कर देनी है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, जब तक हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।